बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। इस बात पर तकरीबन तमाम लोग मुत्तफ़िक नज़र आते हैं कि इमरान खान ने किसी अदालत के हुक्म पर शायद बाहर नहीं आना। इमरान खान ने बाहर तब आना है जो सियासी मामलात, जब उनके जिस फरीक के साथ लड़ाई है वो जब तक हल नहीं होते उस वक्त तक शायद इमरान खान वापस नहीं आएंगे, और उसके लिए वो मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी वाला फार्मूला उस तरफ मामलात जाते हुए नज़र आते हैं। अदील सरफराज साहब, क्या हुआ? अदालत में धांधली केस था सर। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसके सामने ये मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हुए। और ये एक्सप्लेन करते हैं, शाहिद वहीद साहब जो हैं वो है जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस भी बनना था, अदरवाइज यस, जस्टिस आयशा के बाद। यस। और शाहिद वहीद वो हैं जिन्होंने जो उन 8 जजेस में शामिल हैं मखसूस नशिस्तों का फैसला जिन्होंने मंसूर अली शाह के साथ मिलकर पीटीआई के हक में दिया। यस। ये शायद वहीद साहब के पास केस भी अचानक, आपको मालूम है, जैसा कि आपने अभी बताया, पहले अतर मिर्जा साहब के बेंच में था, तो काज लिस्ट में इस तरह तब्दील किया गया कि हमें भी आज इब्हाम बाकी रहा। जब मैं सुबह पहुंचा काज लिस्ट के मुताबिक कमरा अदालत नंबर 4 में, तो वहां पर यह बेंच नहीं था, बल्कि जैसे अतर मिर्जा की ही सरबराही में एक दूसरा बेंच बैठा था जो 2 रुकनी बेंच था, जो कि महज बस उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। आज मैं गया नीचे कमरा अदालत नंबर 6 में, वहाँ पर ये तीनों जजेस साहिबान बैठे थे। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत, अगेन ये भी उन 8 जजेस में शामिल हैं, और दूसरे जस्टिस अकील अब्बासी जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आए हैं सिंध हाई कोर्ट से। मुकदमा था सर अली मदद जतक, ये बलूचिस्तान का मुकदमा है, PB 45 है वर्सेस उस्मान पीरकानी। इस मामले में हमने आज देखा है, क्योंकि ये भी फार्म 45 और फार्म 47 के तजाद से मुतालिक था। वकील थे शहजाद शौकत, जो काजी फैसल साहब के दौर में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थे, वो वकील वो डिफेंड कर रहे थे इस फार्म 45 फार्म 47 को, और नहीं, वो फॉर्म 47 को डिफेंड कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, फार्म 47 को। और जो दूसरी जानिब थे वो कामरान मुर्तज़ा साहब थे JUI के, और उनके जो उम्मीदवार हैं उनका ताल्लुक भी JUI से है। ये मामला ये है कि जस्ट अगर आपको पहले ब्रीफली बता दूं, केस का हुआ ये था कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था बलूचिस्तान का, उसने फैसला ये दिया था, जो उनके पास रिकॉर्ड मौजूद था, जो उन्होंने इस पूरे ऊपर तहकीकात की थी, उसके मुताबिक उन्हें ये मालूम हुआ कि भाई धांधली नहीं, बहुत कुछ हुआ है। इवन धांधला हुआ है। इवन कुल कितने पोलिंग स्टेशन, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 39 आई गेस, 15 जो पोलिंग स्टेशन थे उनके ऊपर इस कदर धांधली हुई है कि आप सोच नहीं सकते। ये बताया जा रहा है इवन जो रिकॉर्ड था वो एक रात कबल उठा लिया गया था, और इवन बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ पर जो कुछ हो रहा था ये RO साहब की मदद और मुआवनत के साथ हो रहा था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ना सिर्फ 15 पोलिंग स्टेशन में रीपोलिंग का, क्योंकि हुआ ये था अली मदद जटक जो हैं पीपल्स पार्टी के, उनको जिताया गया था फार्म 45 के ऊपर और फार्म 47 के ऊपर, और उन्होंने उनके अगेंस्ट JUI वालों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जब मामले को देखा तो उन्होंने दोबारा रीपोलिंग का हुक्म दे दिया और RO के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया और उन्हें हटाने का कह दिया, और नतीजतन उन्हें हटा भी दिया गया। उनका नाम मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा, बलोच उनके नाम में आता है, अब्दुल जब्बार बलोच। अब यहाँ पर ये मामला इवेंचुअली आया अली मदद जटक, जो कि पहले रुकने सूबाई असेंबली बन चुके थे फार्म 47 पर, उन्होंने अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। तो अब उनके वकील साहब से मुकालमा कर रहे थे जस्टिस अकील अब्बासी साहब। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम फार्म 45 और फार्म 47 का है, फार्म 45 से 47 का जो तमाशा है वो भी देख लें, ये तो बड़ा ऑब्वियस है। इसके ऊपर जो फेस ऑफ इट है, बिल्कुल सब चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही हैं, और दिलचस्प बात यह है कि ये इल्ज़ामात दोनों तरफ से आए हैं कि फार्म 45 और फार्म 47 में तजाद है। ये बताते हैं वकील साहब के 4 फोटोकापियाँ उन्होंने जमा करवाई हैं फार्म 45 की, तो उस पर जज अकील अब्बासी साहब बोले कि एक भी आ जाए तो वकील साहब काफ़ी होती है। उसके बाद जस्टिस इरफान सादत साहब बोले कि ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। बाकायदा तौर पर यहाँ पर मेंशन्ड है इस फैसले में कि शीशे टूटे हुए थे, बैलेट पेपर्स एक रात कबल गायब हो गए थे। तो वकील मौसूफ कहते हैं कि देखें जज साहब ये जो बातें कर रहे हैं इसकी बेस क्या है, उनके पास कौन से शवाहिद हैं जिसकी बेस पर वो ये बात कर रहे हैं। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने उन्हें स्नब किया, उन्होंने कहा कि देखें 16 गवाहान के बयानात हैं, इसके अलावा भी आपको शवाहिद चाहिए। तो बहरहाल एक चीज़ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग नोट की कि जस्टिस अकील अब्बासी हों, जस्टिस शाहिद वहीद हों, जस्टिस इरफान सादत हों, ये तीनों ही तवातर के साथ वकील साहब को ये मशवरा देते रहे कि आप उस तरफ ना जाएं, ये बात खुल जाएगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। वकील मौसूफ क्योंकि समझ रहे थे उनकी तैयारी पक्की है,
वो अपना केस जीत पाएंगे, मगर उन्हें फिर लेने के देने पड़े। और मैं ये सोच रहा था कि अगर थोड़ा सा और ये इस केस को चलाते तो शायद आज 2024 के जो आम इंतखाबात हैं उनको भी खोल के रख देते। जस्टिस अकील अब्बासी जिस कदर गुस्से का इजहार वो कर रहे थे। जस्टिस अकील अब्बासी वो हैं जिन्होंने ट्रिब्यूनल्स वाले केस में काजी फायज ईसा जिस वक्त अपेरेंटली प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन का मामला चल रहा था कि ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि हमें लाहौर हाई कोर्ट जजेस का पैनल भेजे और हम डिसाइड करेंगे कि किसको ट्रिब्यूनल जो है वो बनाना है। उस वक्त जस्टिस अकील अब्बासी ने जो पोस्टमार्टम किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील और उनके मौक़िफ़ का, दैट वाज अमेजिंग। और ये वही है जिन्होंने आज, और ये पहला इख्तिलाफी नोट था और ये पहली दफा हमने देखा था एक जज जिसको चीफ जस्टिस ला रहे हैं और उसके बाद उन्होंने पहली और उसके बाद काजी फायज ईसा ने उनको किसी मुकदमे में नहीं फिर वो अपने साथ बेंच में नहीं बिठाया। अब यहाँ पर वकील साहब से सवाल पूछा गया कि क्या आपने कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाया, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की थी फॉर्म 45 लगाने की। जज अकील अब्बासी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा आपने कोशिश की मगर आपकी कोशिश नाकाम हो गई। उस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा, वो क्योंकि आपको मालूम है एक दफा बोलते हैं और बड़ा धड़ल्ले के साथ बोलते हैं, उन्होंने कहा कि 18 को 218 कर दिया है, 20 को 205 कर दिया है, इससे ज्यादा आपको क्या चीज चाहिए। यहाँ पर इस कदर जो बेज़ाब्तियां हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। जस्टिस अकील अब्बासी कहते हैं हमें तो हैरत यह है कि ट्रिब्यूनल का फैसला आ कैसे गया। फिर जो सबसे आज की मैं समझता हूँ कि अहम और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी जो उन्होंने मुकालमा किया था, और वो बेसिकली आप अंदाज़ा लगाएं 2024 के आम इंतखाबात के ऊपर बड़ी फिट बैठती। उन्होंने कहा वकील साहब एक हल्के में तो कुछ शफाफियत आ जाने दें, क्या आप ये भी नहीं चाहते कि एक हल्के में ही शफाफियत आ जाए? तो आप अंदाज़ा लगा लें ये। और वो बड़े मानी खेज मुस्कुराहट के साथ जस्टिस अकील अब्बासी ये ऑब्जर्वेशन दे रहे थे। उनका मतलब यही था कि भाई पूरे पाकिस्तान में जो ड्रामा रचाया गया है सबको मालूम है। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में तो लैंड किया है आज ये एक मुकदमा या 2-3 और मुकदमे। अभी पंजाब के मामलात यहाँ पर नहीं आए, अभी सिंध के नहीं आए, मेनली तो पंजाब है ना सर। इवन इस्लामाबाद आपको मालूम है, इन्हीं के एक ब्रदर जज हैं तारिक जहांगीरी साहब, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ एक ट्रिब्यूनल में बैठकर जो उनकी किरदार कशी की गई उस सब में। अभी ये मामला मैं समझता हूँ बहुत से लोग आज भी नाला हैं इन जजेस साहिबान पर कि इन्होंने कोई ठोस फैसला नहीं दिया, जबकि इनके सामने मालूम है, नजर आ रहा है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कंट्रोवर्सी खुल चुकी है। ये चाहते तो इस मामले के ऊपर आगे भी बढ़ सकते थे। मैं ये कहता हूँ एक तो उन्होंने शायद एहतियात से काम लिया है, उन्होंने हशर देखा है जस्टिस मादरत के साथ जैसा अतर मिनल्ला का कि अभी सरबराही मिली थी और रिपोर्ट ही हुआ था कि उनका बेंच तब्दील कर दिया, तो इन्हें यह भी डर होगा कि शायद ये मामलात इनसे आगे इनके सामने लगे नहीं। और दूसरा ये मुझे ये लगता है क्योंकि आज तो कोर्ट में सिर्फ ये कहा गया है कि जो अपील है वो खारिज की गई है। अली मदद जटक जो पीपल्स पार्टी के हैं, JUI की मान ली गई है बात। मेनली बात ये होगी जो अब हुक्मनामा इसका आएगा, जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उस हुक्मनामे में ये 3 फाजिल जजेस साहिबान क्या कहते हैं। जो कमरा अदालत में आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहे थे, जिन शवाहिद को देखकर गुस्से में नज़र आ रहे थे, क्या वो गुस्सा हमें अब उस फैसले में नज़र आएगा? अगर आएगा तो बात समझ में आती है, अगर नहीं आएगा तो भी समझ में आती है कि क्यों कर ये सब कुछ नहीं हो रहा। ये अब मेन चीज़ है। मैं तो समझता हूँ कि इनके पास एक मौका है, मौका इन अ सेंस कि अब आपको मालूम है तमाम तर मुकदमा तो जा रहे हैं आईनी बेंच के सामने। एक मुकदमा अगर भूले से आ ही गया है तो आप कम अज़ कम उसको ही अच्छे से डिसाइड कर दें और वंस एंड फॉर ऑल इस इशू को सेटल तो करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब कुछ ऑब्जर्व करेगी इस इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के ऊपर, जिसके ऊपर अब आप देख लें 26वीं तरमीम जो मुमकिन हुई है वो उसी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कंट्रोवर्सी से निकली है ना। ये सब चीज़ें वहाँ से ही आ रही हैं। तो अगर आप एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस नहीं करेंगे और माँ सिवाय इसके कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा जा रहा है, रिपोलिंग की जाए, तो फिर क्या इसमें मुझे अगर धांधली का ये मामला या धांधली के हवाले से कोई पटिशन सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच एंटरटेन कर रहा है और एक आईनी बेंच बनाया गया है और उसके बाद एक अबहाम मौजूद था कि कौन से मुकदमात आईनी बेंच सुनेगा और कौन से गैर आईनी बेंच यानी कि रेगुलर बेंच सुनेगा, तो अब अगर एक मामला स्टार्ट कर दिया गया है रेगुलर बेंच में सुनने के लिए, तो क्या मुस्तकबिल में धांधली के हवाले से जितने भी मामलात हैं क्या उनको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच ही काफ़ी है, या ये मामलात या इवेंचुअली अगर 8 फरवरी की पिटीशन है वो कहाँ जाएगी, वो भी किसी रेगुलर बेंच में जाएगी या फिर आईनी बेंच ही सुनेगा उसे? सर देखें, आज ना जो आप सवाल कर रहे हैं इसका जवाब दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की उस 3 रुकनी कमेटी ने। अभी कुछ देर कबल ही एक एलामिया आया
अगर आप कहें तो मैं उसकी चंद बातें आपको पढ़ के बता देता हूँ जो हमने टिकट्स की सूरत में फाइल की हैं। वो ये कहते हैं कि जजेस कमेटी को आईनी बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग, एक तो चले ये और चीज़ हो गई, आईनी बेंच कमेटी ने काम का बोझ कम करने के लिए सिविल जज की मुआवनत मांगी है। रूल्स फाइनल होने तक जल्द समाअत की तमाम दरख्वास्तें आईनी बेंच कमेटी को पेश की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ठोस और आईनी कानूनी सवालात होने पर मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा सकती है। ये जो एक ऑब्जर्वेशन है, इससे ये तासुर मिलता है कि ठोस आईनी और कानूनी सवालात होने पर ही जो मामला है वो आईनी बेंच को भिजवाया जा सकता है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी मच इन देयर पार कि वो बहुत से मामला जो आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन में जो ये रिगिंग है या इलेक्शन में बेज़ाब्तियाँ हैं या इलीगैलिटीज़ हैं, इनके ऊपर मेरी ये राय है। और ओवरऑल अब ये राय आज आईनी बेंच ने भी दी है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी मच इन पार कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सकती है। और अब आगे देखना होगा कि आगे चलकर जो केसेस आते हैं उनको कैसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है, किन बेंचेस में समाअत के लिए मुकर्रर सही। अच्छा, दो मामलात इससे जुड़े हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 24 तारीख को एहतजाज करने जा रही है, उसके जो टॉप 3 मुतालबात हैं, एक है 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्सल, दूसरा है जो मैंडेट है उसकी वापसी। मैंडेट की वापसी वाला मामला आप डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये मामला टेकअप होना है सुप्रीम कोर्ट में तो कब और कैसे होना है। तीसरा है जो उनके कारकुनान हैं उनकी रिहाई का मामला है, और उसमें भी वो जो जिनका ट्रायल ही नहीं हुआ अभी तक गिरफ्तार हैं उनको रिहा कर दिया जाए। तो जो 26वीं आईनी तरमीम है, अगर ये प्रेशर बढ़ाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी एक बहुत बिग साइजेबल नंबर इस्लामाबाद आ जाता है तो दबाव तो होगा। इवेंचुअली अगर इसको किसी ने टेकअप करना है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो वहाँ पर बात चल रही थी कि फुल कोर्ट ही सुन सकता है। फुल कोर्ट क्यों आईनी बेंच नहीं सुन सकता? क्योंकि आईनी बेंच बाय प्रोडक्ट है, बेनिफिशरी है, बना ही 26वीं आईनी तरमीम के तहत है, तो वो कैसे सुन सकता है? तो ये जो फुल कोर्ट है इसकी डेफिनेशन के ऊपर जज साहिबान क्या फरमाते हैं? सर देखें, कल आईनी बेंच के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल मंदोखेल की ऑब्जर्वेशन आई हैं। एक केस में एक फुल बेंच का फैसला था, फुल कोर्ट का, उस फैसले पर अपील थी। अपील में वकील मौसूफ ने कहा कि इस मामले पर फुल कोर्ट ही बैठेगा। तो जज साहब ने कहा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने, कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट का तस्वुर ही ख़त्म हो चुका है। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि अब इस आईनी बेंच को ही फुल कोर्ट माना जाए या समझा जाए। तो इससे मेरी तो ओपिनियन ये है कि अव्वल तो इन दो जजेस साहिबान ने जुडिशल ओवर रीच किया है। एक ऐसे मामले पर इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है जो उनके सामने अभी ज़ेर समाअत नहीं है। ये मामला सर आएगा जब 26वीं आईनी तरमीम समाअत के लिए लेट से यही आईनी बेंच अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर करता है, और उसमें इसके काबिल समाअत होने पर सवाल उठेगा। उसमें वकला जब ये कहेंगे कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करेंगे, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट बहैसियत ये आईनी बेंच एक कोर्ट के फैसला करेगा कि आया वो सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। आज यहाँ पर बैठकर उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट, बिल्कुल माइंड डिस्क्लोज, और दिलचस्प बात फैसला ही सुना दिया है। देखिए ना, दिलचस्प बात यह है कि जो दो जजेस साहिबान जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये उस 3 रुकनी कमेटी का भी हिस्सा है जिसने बेंच तश्कील देना है, आईनी बेंच, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, जिनकी सरबराही में अभी ये एलामिया भी आया है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि मखसूस नशस्तों का मामला है। मखसूस नशस्तों का केस भी फुल कोर्ट ने डिसाइड किया है। अब उसके ऊपर भी जो कल इन्होंने ओपिनियन दिया है उससे मुताबिक तो यही नज़र आता है कि यही 7 जजेस जो है अब 13 जजेस के फैसले पर भी बैठेंगे। देखें, इस कदर एक और इन्होंने स्टेटमेंट दी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने, बड़े काबिल जज हैं बसाद एहतराम, उन्होंने जो हमने नोटिफिकेशन पढ़ा, गजट नोटिफिकेशन 26वीं आईनी तरमीम का, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास, वो कि हम अग्री नहीं करते, मगर उसके अंदर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अब सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार अगर है 184(3) का, तो वो एक ही सूरत में है कि उसके सामने कोई दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है, वो उस दरख्वास्त के अंदर ही रहकर जो फैसला देना है दे, अदरवाइज वो कोई जुरिस्डिक्शन इन्वोक नहीं कर सकता खुद से। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने, आप कल की बात कर रहे हैं, 2 रोज़ कबल एक ऑब्जर्वेशन ये भी दी है कि सो मोटो का इख्तियार अब आईनी बेंच के पास है। वो किस बेस पर कह रहे हैं? बज़ाहिर तो नजर ये आ रहा है कि आईनी बेंच अब बन तो गया है, अब वो ये चाह रहे हैं कि तमाम तर इख्तियारात भी हम अपने पास समेट लें। जैसे आज उन्होंने अपना एक अलग से रजिस्ट्रार रखने का भी फैसला कर लिया है, अपने लिए अलग से सेक्रेटेरिएट बनाने का भी फैसला कर लिया। सुप्रा सुप्रीम कोर्ट, यस सर, सुप्रा क्या, ये तो सुप्रा 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 सुप्रीम कोर्ट है। देखें ना, आईनी अदालत के ऊपर हमने इतना शोर डाला, इन्होंने कहा कि आईनी अदालत हम नहीं बना रहे, इन्होंने आईनी बेंच बना दी। अब आईनी बेंच को ही आईनी अदालत इन्होंने बना दी है। जस्टिस याह्या अफरीदी कहाँ है? मां सिवाय इसके कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब उनकी हिदायत पर, उनके विजन के मुताबिक। आज मैं किसी का ट्वीट देख रहा था कि बिजली मीटर
और ये सब जाहिर बात है, रूटीन के केसेस तो उनके सामने लग रहे हैं, तो इसी तरह के केसेस उनके सामने आते हैं कि और जिनको आप मीटर रीडर की कोई ज़मान दरख्वास्त, जाहिर बात है सर, वो केसेस तो हैं उनके सामने और उन्होंने यही डिसाइड करने हैं। जो असल केसेस हैं वो उनके सामने आ नहीं रहे, वो इतने बेबस हैं कि लगा भी नहीं सकते। तो ये है जनाब पाकिस्तान का इस वक्त का अदालती मंजरनामा। 24 नवंबर से पहले कुछ मजीद साइड बाय साइड डेवलपमेंट्स चल रही हैं, उस पर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।